जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड की जनजाति को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे होंगे तो पक्का यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एडिशनल फैक्ट जितना बताएंगे वहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और झारखंड का अन्य एग्जाम कोई भी दे, जैसे जेपीएससी देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, कुछ भी देंगे तो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि 26.2% यहाँ पे जनजाति हैं, तो जनजाति से अच्छा क्वेश्चन बनता है। जनरल स्टडी पेपर में भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से श्योर हो जाएगा। एडिशनल फैक्ट बताएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा जाएगा। तो चीज़ों को अच्छा से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, और अच्छा लगे, मेरा मेहनत लगे कि मेहनत सही में किया हुआ है, कंटेंट अच्छा है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कि आप लोग का लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो अंदर से दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मतलब रतिया में 12-1 बजे पढ़ाने का मन करने लगता है। ठीक है, और रतिये में पढ़े हुए करते हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ा साथ दीजिए आप लोग। देखिए, ये सारा पूरा कंटेंट जितना भी जनजाति से संबंधित, युवा गिरह, राजनीतिक स्थिति, उसकी स्थिति, कौन सा जनजाति ज़्यादा है कम है, जनजाति से संबंधित जितना भी बात होगा ना, वो सब, शादी विवाह, टोटम, ठीक है, टेबू, ये सब चीज़ को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। और जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये लंबा, काफ़ी लंबा पीडीएफ है। ठीक है, 17-18 पेज का पीडीएफ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में समाप्त कर दे, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम माथे पर है सामने में, तो उसी को ध्यान में रख करके हम इसको बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, कोशिश तो हम करेंगे समझाने का, सब साथ साथ में रटवा दें। ठीक है, अलग से पढ़े का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की जनजाति। देखिए, झारखंड की जनजाति में सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति, झारखंड में कुल अनुसूचित जनजाति जो है, मतलब एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, जो जंगल पहाड़ पर्वतों में रहते हैं, हालांकि अब नहीं रहते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या झारखंड में कितना है, तो 86,45,042, 86,45,042 जो है अनुसूचित जनजातियों का संख्या है यहाँ पर। राज्य का जो कुल आबादी है उसमें कितना है, तो राज्य का कुल आबादी का 26.2% इनकी आबादी है। ठीक है, 26.2% है, और संख्या में कितना है, 86,45,042 इनकी संख्या है। और ये सब 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। 2021 वाला एबे नहीं किया है, तो मतलब अभी कैसे बता दें। ठीक है, तो यही जो है आपका आंकड़ा अभी फिलहाल रहेगा। इसमें देखा जाए तो पुरुष की संख्या कितना है, तो पुरुषों की संख्या जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा 43,15,407, 43,15,407 पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या कितना है, 43,29,635। ठीक है, 635। तो देखिए, पुरुष से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा है तो जनजातियों में लिंगानुपात ज़्यादा है। देखा जाए तो यहाँ पर झारखंड में 1003 महिला है, तो लड़कों की संख्या 1000 है। मतलब 3 गो लड़का लोग जो है ना, 3 लड़की लोग जो है यहाँ पर उनका सदिये नहीं होगा। कहने का मतलब लड़का 1000 है, लड़की हो जाएगी यहाँ पर 1003। ठीक है, तो ये कंडीशन है। पुरुष का कम है, याद रखिएगा। अब महिलाओं का ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो याद रखेंगे 1003 महिलाओं पर संख्या पुरुषों का 1000 है। ठीक है, देश में देखा जाए तो कुल जो जनजातियों का संख्या है, देश में अगर कुल जनजातियों का संख्या देखा जाए तो राज्य की जनजातियों का हिस्सा कितना है, तो याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर 8.29%। मतलब देश में जो जनजातियों का कुल संख्या है उसमें राज्य के जनजातियों का हिस्सा कितना है, तो 8.29%। मतलब हमारे राज्य का जो जनजाति है उसका इतना हिस्सा बनता है देश में। हालांकि देश में देखा जाए तो 8 पॉइंट अगर देखेंगे तो 16% पूरा जनजाति है। मतलब पूरा देश में जनजातियों का आबादी 8.16 करके ऐसा ही परसेंट है। लेकिन हमारा राज्य का जो देखा जाए, पूरा राज्य में कितना आता है, जैसे कि पूरा आबादी कितना है, तो 86,45,042 है। तो इसका पूरा देश में देखा जाए तो जो जनजाति है उसमें 8.29% हिस्सा इसका है, राज्य का, हमारा राज्य का। याद रखिएगा, पूछा जाता है।
ठीक है। ग्रामीण आबादी, जनजातियों का ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ग्रामीण आबादी कितना है? 91.01%। आप 91% याद रखिए, केवल इतना ही, 01 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। 91% जो है ग्रामीण आबादी है और 9% शहरी आबादी है। 9% शहर में लोग रहते हैं, नौकरी वोकरी कर लेते तो शहर में आके रहने लगते हैं, और जब नौकरी नहीं करते तो गाँव में रहते हैं। हालांकि सब पढ़ता कम है, पढ़ेगा लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ये सब का नौकरी जल्दी लग जाता है, आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन पढ़े तब ना सब, ठीक है। अब देखिए कुल जो है अनुसूचित जनजाति कितना है? 32। वैसे जो पुराण जोड़ लीजिएगा, ठीक है, पुराण अगर जोड़ लेते हैं तो इसमें पुराण अगर जोड़ते हैं तो 33 हो जाएगा। अभी जो है इसको आधिकारिक रूप से, एक प्रकार से आधिकारिक रूप से मिल ही गया है, तो 33 जनजाति हो जाएगा, ठीक है। और मूल जनजाति जो है ना वो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। अगर इसको 33 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और अगर ये 32 रहेगा तो ये 24 रहेगा मूल जनजाति। और आदिम जनजाति कितना है? 8 है। आदिम जनजाति 8 है। मतलब अगर 33 आप कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 33 अगर कर देते हैं जनजाति, ठीक है, जनजाति 33, तो इसमें मूल जनजाति जो है वो हो जाएगा 25, ठीक है, मूल हो जाएगा। और एक आदिम जो है, आदिम, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर ये 32 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा, यही चीज़ है। तो आदिम जनजाति 8 को नाम याद रखिएगा: माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहिया, कोरबा, बिरहोर। ये हजारीबाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता नहीं है मतलब ऐसे थोड़ी कुछ है पदार्थ जो पाया जाता है, यहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, हजारीबाग में। हजारीबाग में इसकी संख्या बिरहोरों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कोहबर चित्रकला शैली यही सब लोग करता है, ठीक है। और बिरजिया, असूर और सबर ये जनजाति हैं, थोड़ा इनको याद रखिएगा अच्छा से। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ देखने को मिलेगा? संख्या में, तो संख्या में 10,42,016 ये आपको देखने को मिलेगा रांची में, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति संख्या में। सर्वाधिक अगर प्रतिशत में अगर बोला जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत में कहाँ पर देखने को मिलेगा? खूंटी में, खूंटी में मिलेगा, जो रांची से ही अलग हुआ है। रांची से अलग कब हुआ था? तो 12 सितंबर 2007 को 23वां जिला बना था। और इसी दिन 12 सितंबर 2007 को ही 24वां जिला कौन सा बना था? तो ये रामगढ़ बना था, ठीक है। तो खूंटी में सबसे ज़्यादा 73.3% आबादी अनुसूचित जनजाति का है, ये प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, संख्या में रांची में, ठीक है। न्यूनतम आबादी जो है जनजाति का कहाँ पर है? तो याद रखेंगे कहाँ पर है? ये कोडरमा में है। मात्र 6,903 लोग यहाँ पर है जनजाति, मतलब बहुत कम आबादी कोडरमा में देखने को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का। और अगर न्यूनतम आबादी जो देखेंगे मतलब अनुसूचित जनजाति का, तो ये जो है प्रतिशत में कोडरमा में ही है 0.93%, मतलब 1% भी नहीं है, ठीक है। 0.93% का मतलब 1% भी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, ठीक है। देखिए 2001 से 2011 तक का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अनुसूचित जनजाति में कितना हुआ है? तो ये हुआ है 22%। अनुसूचित जनजातियों में 2001 से 2011 तक का जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितना हुआ है? तो 22% हुआ है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों का देखा जाए संख्या, अनुसूचित जनजातियों का जो संख्या है वो दृष्टि से देखेंगे तो राज्य का स्थान आता है मतलब 6ठा। अनुसूचित जनजातियों का स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो हमारा संख्या आता है कितना? तो ये 6ठा आता है, ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों का जो देखा जाए, देखिए अनुसूचित जनजातियों का संख्या की दृष्टि से देश में स्थान है राज्य का कितना? 6ठा। लेकिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा देश में स्थान आता है, मतलब झारखंड का देश में स्थान आता है 10वां, प्रतिशत में 10वां, ठीक है। और संख्या में जो आबादी में, जैसे आबादी में सबसे ज़्यादा एमपी में अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। तो इस तरह से संख्या में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उसमें हम 6ठे नंबर पर आते हैं, प्रतिशत में है 10वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर देखेंगे, मतलब एसटी में साक्षरता दर क्या है इसको देखा जाए तो साक्षरता दर जो है
57.1%, मतलब 57.1% इसका यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं जनजाति में। अब पुरुष साक्षरता अगर देखा जाए तो पुरुष साक्षरता 68.2%, मतलब कि 68.2%। अब महिला साक्षरता दर कितना है अनुसूचित जनजातियों में, तो महिला साक्षरता दर यहाँ 46.2% देखने को मिलेगा, मतलब 46.2% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आप जनजातियों का एरिया में रहते हैं, ज़्यादा आबादी है यहाँ पर। हमारा राज्य जो है वो अनुसूचित जनजातियों का ही क्षेत्र माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, सर्वाधिक जो देखा जाए साक्षरता वाला जिला कौन है, सिमडेगा, मतलब जनजातियों का साक्षरता, मतलब एसटी में देखा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है, तो सिमडेगा में देखने को मिलेगा। वो 68.8% लोग पढ़े लिखे हैं अनुसूचित जनजाति में। और दूसरा जो है ना सबसे ज़्यादा, ये अगर प्रतिशत में देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो ये सिमडेगा में है, मतलब खूंटी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों का संख्या अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो सिमडेगा में है। इसको अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात कितना है, तो हम इसके पहले भी बताएं लिंगानुपात जो है 1003 है, मतलब 1003 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। और अगर पश्चिमी सिंहभूम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है पूरा राज्य का, उसमें 1005 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका साधारण भाषा में, गांव देहात के भाषा में बोलेंगे कि 5 गो लड़की के ब्याह नहीं होगा, यही बात है यहाँ पर। ठीक है, और ई जबकि उल्टा है, हम लोग में देखेंगे तो उल्टा है, 948 949 हमारा जो लिंगानुपात है, इसमें तो देखेंगे तो 51 गो लड़का का ब्याह नहीं होगा, क्योंकि 949 महिला लोग है, उसमें से पुरुष है 1000, तो ऐसा है कि 51 गो लड़का का ब्याह नहीं होगा। ये हम लोग में मतलब जनरली में, बस खाली जनजातियों में ये उल्टा है। ठीक है, बाकी हम लोग में तो देखिए इसमें सुधार तभी होगा, डोरी सिस्टम खत्म कर दीजिए, सुधार हो जाएगा। मोटे मोटे रकम दहेज में मांगता है, लड़की लोग का यहाँ उल्टा दहेज मिलता है जनजाति में, इसीलिए खूबे मन लड़की रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है लड़की का बाप कसकी सबका दहेज एबे करेगा। और जो लड़का न पैसा दे पाता है ओकरा में अपना सास ससुर का सेवा करता है वो। ठीक है, ऐसा भी सिस्टम है यहाँ पर, तो ये अच्छा है। मतलब आप अगर डोरी सिस्टम उलट दीजिए, अभी भी लड़का का संख्या जो है ना वो घट जाएगा, लड़की का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जनजातियों का जो सबसे बड़ा क्रम के अनुसार देखा जाए, झारखंड में सबसे बड़ा जनजाति का जो क्रम है उसमें 1 नंबर में संथाल है। संथाल 34% तो संथाले भरल है। ठीक है, तो कभी पूछ देगा कितना परसेंट है, तो संथाल 34% के आसपास में है संथाल। फिर दूसरा नंबर में दूसरा सबसे बड़ी जनजाति झारखंड का उरांव। ठीक है, और तीसरा जो है ये मुंडा, और चौथा हो। याद रखेंगे संथाल देखा जाए ना, देखिए यहाँ पर भील जो होता है, भील सबसे बड़ा जनजाति है। ये 7वीं जेपीएससी में पूछा था, हम बताए थे भी लोग को कि 17 मिलियन संख्या है इसका, लेकिन लोग विश्वास नहीं किया था, गोंड मारा था। गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका जो है 13 मिलियन 14 मिलियन संख्या है। और तीसरा नंबर में संथाल आता है। देश का सबसे बड़ा तीसरा जनजाति जो है ना वो है कौन सा, संथाल। 1 नंबर में भील, 2 नंबर में गोंड, 3 नंबर में संथाल। 3 नंबर में संथाल देश का सबसे बड़ा जनजाति में आता है। और चौथा नंबर में यहाँ पर उरांव आता है। ठीक है, उरांव यहाँ पर चौथा हो जाएगा और हमारा राज्य में इसका स्थान दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और इसको भूलिएगा नहीं। भील सबसे बड़ा देश का है और गोंड दूसरा है, और तीसरा नंबर में देश में आता है संथाल का, और लेकिन राज्य में पहला नंबर पर आता है। वैसे नीचे लिखे होंगे। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, झारखंड में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आदिम जनजाति 4 कौन है। जैसे ये मूल जनजाति हो गया, आदिम जनजाति देखेंगे तो यहाँ पर 1 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे माल पहाड़िया। 2 नंबर में माल पहाड़िया 46% है, ये सबका आबादी 46% है। दूसरा नंबर में सबसे बड़ा है इसीलिए लिख दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा, सोरिया पहाड़िया, परहिया और कोरबा, ये 4 क्रम है आदिम जनजातियों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनजातियों का जो देखेंगे तो यहाँ पर सर्व प्रमुख त्यौहार क्या है, सरहुल, फूलों का त्यौहार बोलते हैं। सखुआ का फूल जो होता है ना, जिसको साल वृक्ष बोलते हैं, झारखंड का राजकीय वृक्ष है, उसी का फूल का महत्व इसमें
ज़्यादा होता है सरहुल में। तो ये सर्व प्रमुख मतलब आपका देखने को मिलेगा त्यौहार, मतलब सर्व प्रमुख त्यौहार है सरहुल, याद रखेंगे। जनजातियों में सबसे मशहूर देखा जाए लोक नृत्य क्या है? छऊ, जिसमें गायन शैली नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है, गुरु की प्रधानता होता है, और ये राजकीय नृत्य के रूप में सरायकेला खरसावां में इसकी उत्पत्ति हुआ था। पुरुलिया क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में भी किया जाता है, और मयूरभंज उड़ीसा में भी किया जाता है। हमारे यहाँ सरायकेला खरसावां जो कोल्हान में पड़ता है वहाँ किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जनजातीय देखा जाए, जनजातीय समाज का प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोगा। सिंह बोगा जो है प्रमुख देवता है। देखेंगे तो सब सिंह बोगा का पूजा लोग करता है यहाँ पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सर्वाधिक कठोर जनजाति, ठीक है, कठोर जनजातीय दंड क्या है? बिटलाहा। सबसे कठोर जनजातीय दंड कौन सा है? बिटलाहा है। इसमें सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। जो आदमी जैसे यौन शोषण किया, किसी महिला के साथ गलत किया, किसी लड़की के साथ गलत किया, तो उस सबको ना समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ है इसमें सुविधा कि फिर वो वापस आना चाहता है तो फिर भोज भंडारा करके वापस आ सकता है। भोज दे दिया, भंडारा दे दिया, कहेगा फिर अंदर आ जाओ, तो ऐसा भी सिस्टम है, लेकिन इतना आसान सिस्टम नहीं है। तो ये बिटलाहा जो है ना, बिटलाहा सबसे बड़ा दंड होता है जनजातियों में, और सबसे कमज़ोर जो दंड होता है ना उसको केरला दंड बोलते हैं। केरला दंड सबसे कमज़ोर दंड होता है। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें 5 से देखा जाए तो 150 रुपया तक का दंड लगता है। 5 रुपया से 150 रुपया तक का दंड यहाँ पर लिया जाता है, याद रखेंगे, करेला दंड में, ठीक है। अब यहाँ पर सर्व प्राचीन जो धर्म है कौन सा है? सरना धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। इसका सरना कोड का भी मांग चल रहा है कि सरना कोड दिया जाए। अगर सरना को कोड मिल जाएगा तो 7 कोड मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो हिंदू धर्म है, फिर इस्लाम धर्म है, जैन बौद्ध है, ठीक है, इसके बाद और यहाँ पर पारसी उर्सी ये सब है, मतलब सिख लोग भी है, तो इसके बाद ही इसको कोड मिलेगा। तो 7 कोड अगर मिलेगा तो मिलेगा 7 कोड, ठीक है। सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है सरना धर्म, आदि धर्म के रूप में इसको जाना जाता है, ये पूछता भी है। देखिए जनजातियों का राजनीतिक स्थिति यहाँ देख लेते हैं। जनजातियों का राजनीतिक स्थिति क्या है? देखिए लोकसभा में आरक्षण जो है, इनको यहाँ पे देखेंगे तो लोकसभा में जो आरक्षित यहाँ पर देखा जाए अनुसूचित जनजातियों का सीट कितना है? 5 है। 5 आरक्षित है लोकसभा में सीट, और अभी 5 जो है कांग्रेस और जेएमएम वाला लोग जीत गया है, ठीक है। मतलब कि 5 के 5 जगह जीत गया है, जैसे कि दुमका से सीता सोरेन हार गई है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पर स्थिति है। देखा जाए यहाँ पर 5 कौन कौन सा है? राजमहल है, दुमका है, फिर सिंहभूम है, और खुट्टी है, और लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा, खुट्टी से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अर्जुन मुंडा हारे हैं। अर्जुन मुंडा यहाँ पे कालीचरण मुंडा से हारे हैं। कालीचरण 2 गो सांसद बनाए इस बार, समझे। एगो चतरा में कालीचरण सिंह है जो सांसद बने हैं भाजपा से, और यहाँ खुट्टी में कालीचरण मुंडा है यहाँ, ठीक है, जिन्होंने अर्जुन मुंडा को हराया है, जो पहले जनजातीय मंत्री थे। अब जो है वो कुल मिला के अब कुछ नहीं रहे यहाँ पे, तो खुट्टी से वो हारे हैं, याद रखेंगे। तो राजमहल, दुमका, यहाँ पर सिंहभूम, खुट्टी और लोहरदग्गा, ये देखा जाए तो 5 जो है लोकसभा क्षेत्र है जो जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र में आरक्षण जो देखा जाए तो कितना है? तो ये 28 सीट है। 28 सीट विधानसभा में आरक्षित है, वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का सबसे बड़ा 3 जनजाति देखा जाए तो कौन है? तो 1 नंबर में भील हो गया, 17 मिलियन आबादी है। गोंड जो है 2 नंबर में है, ये 13 मिलियन आबादी है, 13-14 मिलियन आबादी है। और संथाल जो है यहाँ पर ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति होगा। यहाँ पर जो है ना, हम जब 7वीं जेपीएससी दे रहे थे, 6 जेपीएससी दे रहे थे, तो ये क्वेश्चन पूछा था देश की पहली सबसे बड़ी जनजाति और देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो हम बाहर निकले, ये फर्स्ट पेपर में पूछा था तो बाहर निकले, सेकेंड पेपर झारखंड था तो 1 घंटा का इंटरवल था, तो बाहर निकले तो हम सबको बोले गोंड होगा 1 नंबर में सबसे बड़ी जनजाति, और 2 होगा भील। तो सब हमारे साथ लड़ गया, बोलता नहीं गोंड होगा तो गोंडे होगा, ठीक है, गोंड सब किताब में लिखा हुआ है, गोंड ही है।
भाई जब हमको तो टेंशन में डाल दिया लोग, लेकिन हमको पता था कि यही होगा, इस सबके साथ लड़े से कोई फायदा है नहीं। हम संख्या भी बताएं 17 मिलियन है, 13 मिलियन है, तब भी नहीं विश्वास किया। हम कि जाओ तो ठीक है, हम ही गलत मारे। पता चलता है आयोग मानी कि भील सबसे बड़ी जनजाति है, मेरा सही हुआ। अब गोंड जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको भी ये चीज़ याद रखना है, संथाल तीसरी सबसे बड़ी देश की जनजाति है, तो ये भी याद रखना है। और संथाली भाषा जो है ना, यही एक भाषा है झारखंड का जनजातीय भाषा, जिसको पूरी तरीक़ा से संविधान में जगह मिला है। 22 भाषाओं में इसको जगह मिला है, ठीक है। 22 भाषा की 24 भाषा में जगह मिला है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। 18 से वैसे 22 ही हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर युवा गिरह, युवा गिरह क्या है? युवा गिरह मतलब होता है ना कि जनजातियों का जो बच्चा है जन्म लेता है तो वो कहाँ खेलेगा, कहाँ कूदेगा। जैसे आजकल के टोनवा में हो गया प्ले स्कूल, ठीक है। प्ले स्कूल में सब मास्टरनी रहेगी और मास्टरनियन सिखाती है, ठीक है, कि बच्चा ऐसे खेलो, ऐसे कूदो। लेकिन यहाँ पर जो होता है युवा गिरह होता है जनजातियों। बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद ना उसका एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा यही युवा गिरह से मिलता है। मतलब कि यही प्रारंभिक शिक्षा वो अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में जानता है, सीखता है, समझता है। यहीं पर उसकी सारा जो मानसिक स्थिति का विकास जो है प्रारंभ यहीं से होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ जो है उरांव का जो युवा गिरह है उसको धूमकुड़िया कहते हैं। उरांव का युवा गिरह को धूमकुड़िया कहते हैं, याद रखेंगे। उरांव सबसे विकसित जनजाति है, 3200-3300 जनजाति में सबसे विकसित उरांव है और सबसे पढ़ा लिखा भी जनजाति उरांव ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे धूमकुड़िया याद रखेंगे। गोंड और एक संथाल, गोंड और संथाल का जो युवा गिरह होता है उसको घोटुल गोटुल बोलते हैं, घोटुल अब घोटुल बोलते हैं, ठीक है। बिरहोर का होता है उसको टंडा, बिरहोर का बोलते हैं उसको टंडा, बिरहोर का जो युवा गिरह होता है उसको टंडा बोलते हैं। फिर यहाँ पर मुंडा असुर हो कोरा गीतियोड़ा, मुंडा असुर हो कोरा, इसका युवा गिरह गीतियोड़ा होता है, ये याद रखेंगे। सोरिया पहाड़िया का जो होता है कोड़वाह, सोरिया पहाड़िया का होता है कोड़वाह, इसको याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है देखा जाए तो खड़िया, खड़िया जो है इसको बोलते हैं गीतियो, खड़िया जो जनजाति है इसका होता है गीतियो। और खड़िया जो जनजाति होता है ना, सबसे ज़्यादा इसकी संख्या कहाँ है? गुमला में, गुमला में देखा जाए, गुमला में सबसे ज़्यादा खड़िया जनजातियों की संख्या है, याद रखेंगे खड़िया जनजाति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, गीतियो इसका युवा गिरह है। अब देखिए जनजातियों का पंचायत कभी कभी पूछेगा जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। जनजातियों का पंचायत जो है वो कौन सा है, मतलब क्या कहते हैं इसको, तो जनजाति या इसका पंचायत का नाम, जैसे उरांव है इसका पंचौरा होता है, उरांव का जो पंचायत होता है उसको पंचौरा बोलते हैं। मुंडा का होता है उसको बोलते हैं हातू या पहड़ा, हातू या पहड़ा बोलते हैं। खड़िया का जो होता है उसको धीरा बोलते हैं, खड़िया का जो पंचायत होता है उसको धीरा बोलते हैं। चेरो का होता है उसको भैयारी बोलते हैं। गौवा में जो है ना एक साथ बैठ करके सब जो खाता है उसका भैयारी कहते हैं। आजकल के स्टैंडर्ड मॉडल हो गया है कि प्लेट लेकर के भिक्षा मांगते हुए चलो, सब कैंटीन वाला बैठ लगा हुआ है, मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब जो चारों तरफ सजाया रहता है, और अपना पत्तल लीजिए टांगे चल दिए, एक रसगुल्ला दो, एक मीठा दो, एक इस तरह दो, इस तरह घूमते चलिए, वो वाला सिस्टम है, बफर सिस्टम उसको बोलते हैं। लेकिन ये गौवा में ऐसा नहीं होता है। गौवा में सब बैठेगा लाइन से और उसके बाद पत्तल मिलेगा, ओकरे में खाना मिलेगा, सब खाइए। अब बिचवा से कोई उठ करके भागा तो ओकर खैर नहीं है, ठीक है, तो उठ के भागना भी नहीं। अगर पहले खा गए हैं, और एगो ऐसा है कि बुलेमिया बीमारी से ग्रसित है, मतलब कि खाता है तो पते न चलता है कि टेटवा तक खा लिए कि पेटवा तक खाएं, तो उस तरह का आदमी खेते रहता है, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है तो खेते रहता है, पता चलेगा टेटवा तक आया तब पता चलता है खा लिए। तो उस तरह का बीमारी होता है एक बुलेमिया, बुलेमिया बीमारी में पते न आते ने पता चलता है कितना खा लिया, तो उसको कहते हैं बुलेमिया। तो उसे बीमारी वाला खा रहा है तो बैठल रहिए तब तक, वो जब तक खा के ना उठे तब तक। अगर उठ गए तो फिर पंचायती होगा कि काहे उठा, अपमान किया जो खा रहा था ओकरा, ठीक है, इस तरह के कहेगा लोग। पहाड़िया जनजाति देखा जाए तो ये होता है, यहाँ पर पूरी तरीका से देखेंगे तो भैयारी इसमें भी बोलते हैं, और जाति गोंड इसको बोलते हैं। कोरबा अगर होता है इसको बोलते हैं भैयारी, कोरबा में भैयारी बोला जाता है पंचायत को। तो क्या क्या बोला जाता है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बधु मूल्य, बधु मूल्य देखिए जनजातियों का बधु मूल्य देखा जाए
तो क्या क्या कहा जाता है, कौन सा जनजाति में क्या कहा जाता है। वधू मूल्य मतलब अभी बताए थे, लड़की से ब्याह करेंगे तो लड़कियां के दहेज देवे पड़ेगा, और नहीं दे पाए तो सास ससुर का सेवा कीजिए, ठीक है, और वो सेवा करके वसूल लेगा लोग कुल मिला के। तो अच्छा बात है ना, मतलब कि लड़की रही तो पैसा उल्टा मिलता है वहाँ पर, यहाँ पर लड़की वाला को हम लोग में देना पड़ता है। चलिए तो देखिए संथाल जो होता है ना, संथाल हो, करमाली, सोरिया पहाड़िया, कोरा, इसमें पोन बोलते हैं, ठीक है, इस सब में पोन बोलते हैं, याद रखेंगे। मुंडा में देखा जाए इसको गोनोंग बोलते हैं, गोनोंग टका, ठीक है, गोनोंग। उसके बाद किसान, उसके बाद परहिया, और यहाँ बेटिया नहीं बेदिया होगा, ठीक है, बेदिया। ये गुगला कुछ भी लिख देता है, गुगला को बेदिया बोलेंगे तो बेदिया नहीं लिखे लाएगा तो मटिया देगा, और अगर नहीं लिखे लाया 2-3 बार बोले तो बेटिया उटिया कुछ और ही लिख देगा, ठीक है। तो गुगला जो होता है वो उसका अलग ही दुनिया है। देखिए तो ये बेदिया है, ये किसको डाली बोलते हैं, किसान, परहिया और बेदिया, डाली, इसका वधू मूल्य डाली कहलाता है। सबर और कोल जो है ना क्या कहलाता है, पोटे, सबर और कोल पोटे, ठीक है, पोटे, इसका वधू मूल्य है। बंजारा, ठीक है, बंजारा का कहीं एक जगह पर जगह नहीं होता है, ये भटकते रहता है, बंजारा, ठीक है। तो बंजारा लोग ना भटकते रहता है, 24 जिलवा में भटकते रहता है। तो आपसे कभी पूछेगा भटकमार जनजाति कौन सा है, भटकमार जनजाति पूछेगा, ऐसा नहीं, मतलब भटकने वाली जनजाति कौन सी है, तो बंजारा। इसका वधू मूल्य हजीरा कहलाता है, हजीरा, ठीक है। उसके बाद कबर जो है इसका कहते हैं सुखदाम, कबर जनजाति, मतलब अगर दहेज ले लिए तो कबर में चल जाएंगे ना, बड़ी सुख मिलेगा, सुखदाम। तो ये जो है ना वधू मूल्य हुआ इस सब का, जनजातियों का वधू मूल्य जो फेमस है, पूछा जाता है, उसी को हम यहाँ रखें। अब यहाँ पर बात करते हैं जनजातियों में देखा जाए तो शासन व्यवस्था का, जनजातियों में शासन व्यवस्था का बात करते हैं, कौन सा जनजाति में क्या शासन व्यवस्था है, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर में देखते हैं यहाँ पर संथाल को कहते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था, संथाल में पाया जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है। इसके बाद उरांव में पाया जाता है पहाड़ा शासन व्यवस्था, उरांव में पाया जाता है पहाड़ा शासन व्यवस्था। मुंडा में पाया जाता है मुंडा शासन व्यवस्था, मुंडा में पाया जाता है मुंडा शासन व्यवस्था। हो में होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, हो में होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। और एक यहाँ पर खड़िया में पाया जाता है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये वाला याद रखिएगा संथाल वाला, ठीक है। और संथाल में एक बात याद रखिएगा, इस मांझी परगना शासन व्यवस्था है, ये सोरिया पहाड़िया से ग्रहण किया है। कहाँ से लिया है, सोरिया पहाड़िया, ठीक है, पहाड़िया। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति से लिया, क्योंकि देखिए ये सब जो घुसा था संथाल परगना में, तो सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया कर थूर थार करके पहाड़िया राजमहल के ऊपर चढ़ा दिया और अपने भर गया पूरा संथाल परगना में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनजाति संथाल परगना में, तो ये पूरा भर गया लोग। तो आज सोरिया पहाड़िया माल पहाड़िया राजमहल पहाड़ी में रहता है लोग, ठीक है। क्या करेगा, ये सब उतरने नहीं देता, उतरेगा तो ठोक देगा ये सब संथाली लोग, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, याद रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और आगे अब यहाँ पर आ जाते हैं जनजातीय और उनके जो धार्मिक प्रमुख होते हैं, प्रधान, उसको क्या बोलते हैं। जैसे धर्म में पूजा पाठ जो करवाता है ना जनजाति मुकरा का कहल जाए, तो उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। 1 नंबर में देखेंगे तो संथाल में नायके कहा जाता है, जो धार्मिक प्रधान होता है उसमें संथाल में जो होता है उसको नायके बोलते हैं। मुंडा और उरांव में जो होता है उसको पहान बोलते हैं, मुंडा और उरांव में जो पूजा कराता है उसको पहान बोला जाता है। गैर जनजाति में जो पूजा कराता है ओकरा पाड़े बोला जाता है, मतलब पंडित बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे खरवार, खड़िया, असुर, बिंजिया, किसान, ठीक है, इसमें बैगा होता है, ठीक है, इसमें बैगा होता है। तो याद रखिएगा, देखिए बहुत बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि पीडीएफ लंबा है, और लंबा है तो भाई हमरा बोलते बोलते थक जाएंगे, ऑटवे चिपक जाता है बोलते बोलते, इतना ज़्यादा मतलब सूख जाता है कंठ उंठ सब। लेकिन भाई पढ़ाना है, क्योंकि आप लोग से प्रॉमिस किए हैं कि कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं और छोड़ने देंगे भी नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम रेल करके आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। एकदम लाइक ज़रूर कीजिएगा एक वीडियो को,
बहुत मेहनत लगता है। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना मतलब ये 2 काम करते हैं, थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया कीजिए, तो ये बड़ी अंदर से खुशी मिलता है और गर्दा उड़ाकर पढ़ाते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत सारा वहाँ टेस्ट लेते रहते हैं। और ये PDF जो है वो वहीं यहीं मिलेगा, मतलब टेलीग्राम पर मिलेगा, विकास सिंगल ऑफिशियल, ठीक है, विकास सिंगल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर मतलब कि परहिया सबर बथुड़ी, ये देवड़ी, इसका क्या है, धार्मिक प्रधान देवड़ी कहते हैं, पहड़िया सबर और बथुड़ी। बिरहोर लोक नायक बोलता है, बिरहोर लोक नायक बोलता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे माल पहाड़िया, इसमें क्या बोला जाता है, देहुरी, माल पहाड़िया में देहुरी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भूमिज लाया बोलता है, भूमिज जनजाति जो है वो लाया बोलते हैं, अपना जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको। चेरो लोग बोलता है गोसाई, वैसे चेरो लोग गोसाई बोलता है, याद रखेंगे। हो लोग बोलता है देवो नमा, ठीक है, और याद रखेंगे देवली, ठीक है, देवली याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा है, मतलब 2-3 बार देखें दिया है, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। वैसे सब जो है ना, सबसे बड़ा जो संथाल है, संथाल वाला जरूर याद रखेंगे, ठीक है, संथाल, मुंडा और उरांव वाला जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं झारखंड की जो जनजाति में विवाह की जो पद्धति होता है उसके बारे में देखते हैं। विवाह पद्धति बहुत ये सब का अलगे दुनिया का होता है, जो हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो विवाह जो होता है जनरली 8 प्रकार का विवाह होता है जनजातियों में, समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, 8 प्रकार का विवाह इसमें होता है जनजातियों में, याद रखेंगे। जनजातियों में विवाह को बापला बोला जाता है, ठीक है, किरिंग बापला, किरिंग जवाई बापला, इतुत बापला, ठीक है, इलू बापला नहीं होता है, ये याद रखेंगे। तो ये यहाँ पर बापला कहा जाता है। 8 प्रकार का जनजातीय विवाह होता है, ये हम बता दिए। अब एक एक करके विवाह को हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्रय विवाह मतलब सीधे गोटा लड़का को खरीद लेना है पैसा पर, ठीक है, नए पैसा पर मतलब दे पाया लड़का को खरीदना नहीं, लड़की को पैसा पर खरीदना है, और लड़का नहीं खरीद पाया तो फिर ओकरा जो है सास ससुर लड़का का जो होगा सास ससुर ओकरा सेवा करे पड़ेगा। तो क्रय विवाह यहाँ पर होगा। देखिए इस विवाह पद्धति में कन्या के माता पिता जो हैं वो कन्या मूल्य के रूप में कुछ धन जो है वो यहाँ पर मतलब विवाह में दिया जाता है, किसको, कन्या को, कन्या के माता पिता को दिया जाता है। और ये पद्धति जो है संथाल और मुंडा हो में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिरहोर में भी देखने को मिलता है, खड़िया में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो खरीद कर गोटा लड़का जो है ना, कुल मिला के गोटा लड़का गोटा लड़की को खरीद लेता है पैसा दे करके, ठीक है। और नहीं खरीद पाता तो फिर भाई सेवा करो, मतलब कि सास ससुर का पैर दबाओ, हाथ दबाओ, ठीक है, वो चीज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं सेवा विवाह, इसको जमाई बापला बोलते हैं, वही पैसवा नहीं दे पाएगा तो यही करे पड़ेगा, सेवा विवाह होगा, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि वधु मूल्य अदायगी न कर पाने पर इस स्थिति में वर जो है अपने, यहाँ पे भाभी लिख दिए हैं, गलत है, सास ससुर को, ठीक है, भावी सास ससुर को हम इसको लिख दिए भाभी को काहे सेवा करेगा, ठीक है, सास ससुर को, ठीक है, भावी सास ससुर मतलब समझे, जो होने वाला सास ससुर है वो लड़कवा ओकरा सेवा करेगा, ठीक है। तो वही सास ससुर को यहाँ सेवा करेगा, भाभी नहीं है, सब गलत बात है, ठीक है, भाभी को क्या सेवा करेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर पूरा तरीका से, भाभी तो माँ के बराबर होती है भाई, समझे। तो ये यहाँ पर मूल्य नहीं दे पाया तो इस स्थिति में क्या है, सेवा करेगा और अपना मूल्य चुकाएगा और उसके बाद उसका विवाह होगा। मतलब उरांव में भी, मुंडा में भी, संथाल में भी, बिरहोर में देखने को मिलता है, ठीक है। विनिमय विवाह इसको कहते हैं गोलाइटी बापला का मतलब समझे, गोलाइटी बापला का मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये एक लड़का है, ठीक है, ये मेल है लड़का और दूसर घर की लड़की है, ठीक है, ये दूसर घर के लड़की है, ठीक है, और ये जो दूसरा घर की फीमेल है लड़की है, तो इसका जो विवाह इसके घर में इस यहाँ से हो गया, मतलब दूसर घर का लड़की दूसर घर का लड़का से विवाह कर लिया, और जो पहिलका घरवा में लड़कावा शादी किया था एक घर में कोई लड़की है तो ई घरवा का लड़का के साथ कर लिया, तो मतलब अदला बदली एक्सचेंज वाला टाइप का हो जाता है। इसको को कहते हैं गोलाइटी बापला, मतलब कि एक अगर
इफेक्ट दोनों तरफ पड़ेगा। मान लेते हैं कि इधर का लड़का लड़कियां को पीट दिए तो उधर भी जो लड़कियां पिटा जाएगी, क्या है कि इधर का जो लड़कियां आई है उधर में उसका रिलेशन है, उसका भाई है, और आपका जो लड़कियां उधर गई है तो उसका भाई इधर है, तो इन्हें मारिएगा तो उन्हों असर पड़ेगा। तो यही होता है गुलाइटी बापला। ठीक है, तो गुलाइटी बापला सब में आजकल देखने को मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि केकरो साली है तो ओकरा पसंद पड़ गया तो कर लिया, फिर ओने ओकर भाई गया तो एकर बहनिया पसंद पड़ गई तो वो शादी कर लिया, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यहाँ पर मतलब गुलाइटी बापला। तो राज्य में प्राय सभी जनजाति में इस तरह का विवाह देखने को मिलता है। इसमें देखा जाए तो एक मतलब भाई की शादी दूसरे परिवार की बहन से और दूसरे परिवार के भाई की शादी पहले परिवार की बहन से हो जाता है, तो इसको कहते हैं विनिमय विवाह, गुलाइटी बापला कहते हैं। ठीक है, गैर जनजातियों में भी होता है ये, समझे। गैर जनजातियों में कैसे होगा, जैसे कि कुल मिलाकर जैसे मतलब मेरी भाभी है और उसकी बहन आ गई, ठीक है, तो बहन आ गई तो मतलब कि हम ओकरा साथ अगर मान लेते हैं, वैसे तो है नहीं, तो उसके साथ अगर कहीं फंस गया लोग तो फिर ओकर साथ ब्याह कर लिया, तो फिर मान लेते हैं कि हमारी बहन वहाँ पर गई मतलब ऐसे, तो उसका कोई भाई पसंद पड़ गया तो उसके साथ शादी कर ली लड़की का, तो उधर इस तरह का होता है, समझे। तो ऐसे है ही नहीं भाई तो कहाँ से ऐसा होगा, समझे, मतलब इस तरह का स्थिति नहीं होगा, अकेला आदमी को कोई स्थिति नहीं होगा, एकदम सिंगल मैन आर्मी है हम, समझे, जहाँ निकले बस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मतलब हट विवाह भी होता है, निर्बिलो बापला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई हट करके कह दिया हम यही लड़कियां से शादी करवा मैया गे, तो हाँ यही लड़कियां से शादी करवा मैया गे मतलब है कि वो हट विवाह हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं, माँ बाप बोलेगा बिलाजो तो निर्बिलो। ठीक है, इसको कहते हैं हट विवाह को निर्बिलो बापला कहते हैं, याद रखेंगे इसको हट विवाह कहते हैं। यहाँ देखिए, यह विवाह देखा जाए ज़्यादातर मुंडा हो बिरहोर में देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी लड़की जो होती है ना, वो देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से जिसको पसंद करती है उसके साथ जो है वो रहना मतलब चालू कर देती है, बगैर किसी भी प्रकार के विचार उचार किए एकदम कुछ घुस जाती है। बिरहोर में ये उरांव में देखने को मिलेगा, उरांव में पूरा तरीक़ा से लड़कियां घुस जाती है और हम मिर्चाई का पाउडर डाल करके, मिर्चा पाउडर में जला करके घरवा बंद कर देता है, निकल के भागे, लेकिन भागेगी नहीं तो कुल मिला के उसको अपनाना पड़ेगा, समझे। तो इस तरह का विवाह होता है, याद रखेंगे। काफ़ी ये प्रचलन वाला विवाह है। ठीक है, जिसमें लड़की जो है लड़की नहीं हट करती है, माता पिता जो है इसमें पूरा तरीका से विवाह करवा देता है, याद रखेंगे। कुल मिला के हट विवाह है ये। हरण विवाह, जैसे कभी कभी लड़का को लड़की ये पसंद पड़ गई, लड़कियां कहीं दूसरे के साथ फसल है, अब उसको पसंद है कि नहीं हम मतलब इसी के साथ करेंगे, और लड़कियों का अंदर से मन नहीं, इसमें सिंपल सा बात है, लड़कियां का मन है और लड़कियां का माँ बाप का मन है कि दूसर के साथ ब्याह कर दें, और लड़कियां का मन है कि हम यही लड़का के साथ करें जेकर साथ पहले से फसल थे। तो कुल मिलाकर इस तरह में स्थिति में मान लेते हैं माँ बाप कहा कि अभी लड़कियां न भाग जाए किसी और के साथ, तो इसीलिए शादी कर देते, तो अपना माँ बाप जो होता है पसंद से शादी कर देता है और सदिया में बैठल रहता है मान लेते हैं, तो पहिलका वाला जो लड़का वा बॉयफ्रेंडवा है ओकरा उठा करके भाग जाता है। तो उठा के भागना वो हरण करना होता है। ठीक है, माँ बाप के सामने में एकदम जिगरा दिखाया और उठा के भाग गया तो उसको हरण विवाह कहते हैं। तो ठीक है, इस तरह का विवाह होता है। यह विवाह देखा जाए उरांव मुंडा खड़िया बिरहोर सूर्या पहाड़िया आदि जनजातियों में देखा जाता है। कन्या को उठाकर भाग जाता है, ब्याह मंडपे से कन्या को उठा के भाग जाएगा कि ठीक है। और ये विवाह जो होता है ना बहुत ज़्यादा सब में प्रचलित है, जनजातियों में भी है, गैर जनजातियों में। मतलब लड़की लड़का पहले से अपना चक्कर में था, अब लड़किया के बाप दूसर के साथ ब्याह कर रहा है, तो लड़का 4 गो लड़का लेके आएगा, बोलेगा कि अच्छा तू दूसर के साथ कर भी चल, ओकरा पर उठाता है, घोड़ा घोड़ी कुछों पर बैठाएगा निकल जाएगा। तो इसको कहते हैं हरण विवाह, सब देखते रह जाएगा। ठीक है, ये स्थिति है यहाँ पर। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान का सुने होंगे, इसी तरह का स्थिति था। बेचारा जयचंद के सामने से उठा करके ओकर बेटिया भाग गया था, तभी ना जयचंद जो है वो मतलब पूरा तरीका से घुसा गया था ओकरा पर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र नहीं, यहाँ पे प्रेम विवाह। प्रेम विवाह बोलते हैं इतु तो बापला प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि
इसमें देखा जाए तो यह विवाह ज़्यादातर जनजातियों में, सभी जनजातियों में, गैर जनजातियों में भी देखने को मिलता है। इसमें युगल प्रेम जोड़ी, आजकल के समय में तो सब हमरा छोड़ करके सब इसी जोड़ी में रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रेम युगल जोड़ी, ठीक है। हम लड़का लोग को पहचान लेते हैं कि कौन लड़का की कहाँ पर मतलब ये फसल है कि नहीं। अगर कोई लड़का एकदम निस्वार्थ भाव से खुलकर हंस रहा है, अरे खुलकर डिसीजन ले रहा है, कुछ भी एकदम, जैसे अभी 1 घंटा से बैठल तक कहेंगे कि 2 घंटा और बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठते हैं, आई एम नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर करता है तो समझिए वो कहीं फसल नहीं है। लेकिन अगर वो टेंशन में है बेचारा कि उधर का बोल देगी, यहाँ 2 घंटा बैठे है, मुँहवा एकदम 12 बजल है, जगह मुँहवा लगेगा धोती, मोचरल धोती टाइप का लग रहा है, तब कुल मिलाकर समझ लीजिए कि वो लड़का कहीं लफड़ा शूटिंग में है। तो वो उस तरह का स्थिति होता है, क्योंकि इस सब का बहुत काम होता है, ठीक है। आप बोलिए दोस्त को 2 मिनट बैठने के लिए नहीं बैठेगा, लेकिन उसकी फ्रेंड फ़ोन कर दिए यहाँ आ जाओ, दन से चल जाएगा गाड़ी लेकर के, ठीक है। पेट्रोल रहे चाहे नहीं रहे, खाने के लिए 1 रुपया रहे चाहे नहीं, कहाँ से व्यवस्था कर लेगा पता नहीं, ठीक है। तो उस तरह का स्थिति हो जाता है। तो प्रेम विवाह इसको कहते हैं, इसी लोग को युगल जोड़ी बनता है प्रेम विवाह, ठीक है। हमको तो ये सब पता नहीं है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। सहपलायन विवाह एक होता है। सहपलायन विवाह मतलब ना दोनों की सहमति से भाग जाना। कहेगा लड़की कहेगी कि कुआं पर आएंगे और हम खींचेंगे, वहाँ पर रस्सी से पानी खींचेंगे, तो तुम दिमाग में रखना कि वही आसपास में अपन जो फटफटिया लेकर के आ जाना, ठीक है। पनिया निकाले चाहे निकालें, हमरा उठा करके आराम से बैठाना, निकल जाना, ठीक है। उसके बाद कहीं रेलवे स्टेशन मिले तो चल देंगे। एरोप्लेन में तो है नहीं उस सब का क्षमता की जाएगा, लेकिन वो सब जो है वो आराम से मतलब निकलेगा, कोई रेलवे स्टेशन आसपास में देखेगा और चल जाएगा बम्बई, दिल्ली, बनारस। माँ बाप खोजते रहेगा, क्योंकि सब उधर एक बार निकल जाता तो फिर दूसरा बार मिलता नहीं है। फिर उसके बाद 2-4 साल के बाद वापस आएगा, लेकिन उस सबके साथ 2 डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। 2 तो अपने हैं फुल और 2 डिस्काउंट आ जाएगा। तो माँ बाप को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि डिस्काउंट हुआ जाएगा कहाँ, बाप के साथ जाएगा, माँ के साथ जाएगा। तो डिस्काउंट को रखने के चलते फिर एक अपनाना पड़ता है माँ बाप को। तो सहपलायन विवाह होता है, मतलब लड़का माता पिता की अनुमति के बिना, ये देखा जाए तो किया जाता है, अनुमति के बिना भाग जाता है, भाग करके करता है शादी। तो इसको कहते हैं। फिर जब बचवन 2 लेकर के आता है डिस्काउंटवेन को, तब फिर माँ बाप बोलता है अब का करबे, नाती पोता हो ये गुलो तो एकरा रखना जरूरी हो समझे। तो ऐसा होता है। यहाँ पर एक विवाह ये होता है विधवा विवाह। विधवा विवाह को बोलते हैं सांगा बापला, और जनजातियों में भी फेमस है, सांगा बापला होना भी चाहिए, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सब ने बहुत प्रयास किया था कि ये विवाह हो, और हुआ भी, ठीक है। होता है क्या कि जैसे कोई महिला का जो पति डेट कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो महिला को गलत तरीका से समाज में देखा जाता है, तो उसका भी विवाह होना चाहिए। अगर उसका एज है, उसकी इच्छा है, तो विवाह होना चाहिए, वो भी वैवाहिक जीवन जी सकती है। तो ऐसा विवाह यहाँ पर होता है, सांगा बापला विवाह कहते हैं। वैसी महिला जिसके पति मृत्यु हो जाता है पति को, तो उस स्थिति में इसका विवाह जो होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे, तो याद रखेंगे, ठीक है। किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। इसमें अगुआ के माध्यम से जो है वो यहाँ पर विवाह होता है जी, किरिंग बापला, ठीक है। किरिंग बापला सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है, अगुआ के माध्यम से विवाह यहाँ पर होता है। अगुआ सब में होता है। देखिए आजकल अगुआ लोग दोनों दिन से पैसा ले लेता है, लड़की को बोलता है कि बढ़िया लड़का से शादी करवा देंगे, और बाप से ठक लेता है, और लड़का कहता है बढ़िया लड़का बाप को कहेगा बढ़िया लड़की ढूंढ देंगे, तो इन्हों से पैसा ले लेगा, उन्हों से पैसा ले लेगा। और गलती से अगर दोनों लड़ा, लड़की का पक्ष और लड़का का पक्ष दोनों लड़ा, तो पिटा जाता है अगुआ, सबसे ज़्यादा वही बीचवा में पिटाता है। तो फायदा तो रिक्स भी है ना वहाँ पे, तो रिक्स है तो पिटाता है, तो वहाँ पर दोनों तरह का फायदा है इसका, पिटा भी जाता है, पैसा भी कमा लेता है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। अब देखिए जनजातियों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है उसको देख लेते हैं। जनजातियों का वर्गीकरण भी पूछा जा सकता है, कैसे किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे वैसे जनजाति का बात करेंगे जो अपने आप को क्या मानते हैं, तो जनजाति मानते हैं अपने आप को सदान मानने वाले जनजाति। अपने आप को सदान मानने वाले जनजाति कौन कौन है, तो ये है यहाँ पे बिरजिया, चिक बड़ाइत, ये बिंदुआ यहाँ नहीं लगेगा,
चिक बड़ाइथ, ये चिक बड़ाइथ है, गोड़ाइथ है, करमाली है, ठीक है, लोहरा है, और उसके बाद यहाँ पर महली है, किसान है। तो ये याद रखेंगे। अपने आप को सर्वोच्च हिंदू मानने वाला जनजाति कौन कौन है, ठीक है, हिंदू कौन मानता है, तो बथुड़ी, यहाँ गलत लिखा गया, बथुड़ी, ठीक है, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार। बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार, ये अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजाति है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि एक जो मानव विज्ञान वेता हैं ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे शिकारी प्रकार के जनजाति कौन है, तो ये आपका बिरहोर, कोरबा, पहाड़िया और खड़िया, ये शिकारी प्रकार की जनजाति, मतलब शिकार में ज़्यादा मतलब अपना योगदान देती है, अपना दिलचस्पी रखती है, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पे स्थानीय देखा जाए तो यहाँ पर मतलब स्थानांतरित जो कृषि करती हैं वो कौन सा जनजाति। स्थानांतरित कृषि मतलब कि आज साफ करके जंगल यहाँ किया, कल कहीं और करेगा, परसों यहीं कम और करेगा। जो नॉर्थ ईस्ट है, इंडिया है, सेवन सिस्टर जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जंगल कम होने का सबसे खतरनाक कारण यही है, क्योंकि जंगल कट रहा है इसी के कारण, स्थानांतरित कृषि के कारण, क्योंकि आज खेती यहाँ करेगा, कल ये सब कहीं और करेगा, परसों कहीं और करेगा, ठीक है। तो सोरिया पहाड़िया ये करती है कृषि, याद रखना है। शिल्पी जो जनजाति है, शिल्पी जनजाति महली है, लोहरा है, करमाली है, ठीक है, चिक बड़ाइथ है, ठीक है। ये क्या है तो याद रखना है, ये आपका चिक बड़ाइथ है, याद रखना है। और पूर्ण रूप से कृषि कार्य करने वाली तो ये संथाल है, ठीक है, कौन है, संथाल है, याद रखना है। फिर उरांव है, मुंडा, हो और भूमिज, ये सब कृषि कार्य करता है, पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर रहते हैं, याद रखेंगे। ये सब सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जनजातियों के प्रमुख गांव को देखते हैं। जनजातियों का गांव देखते हैं, जिसको मतलब जनजातियों का गांव के प्रमुख किसको कहते हैं। गांव क्या देखेंगे, जनजातियों के गांव के प्रमुख को देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे संथाल में मांझी बोला जाता है, संथाल में गांव के प्रधान को मांझी बोलते हैं। अगर उरांव में देखा जाए तो गांव के प्रधान को महतो बोला जाता है, उरांव में गांव के प्रधान को महतो बोला जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मुंडा में गांव के प्रधान को हाथू मुंडा बोला जाता है। हो में गांव के प्रधान को मुंडा बोलते हैं, ठीक है। खड़िया लोग गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं, तो प्रधान ही बोलता है। भूमिज लोग क्या बोलता है, तो भूमिज लोग भी प्रधान बोलता है। सोरिया पहाड़िया क्या बोलता है, तो सीएनआर, सोरिया पहाड़िया सीएनआर बोलता है गांव के प्रधान को। कोरा जनजाति लोग क्या बोलता है, तो कोरा जनजाति लोग महतो बोलता है, महतो, ठीक है। पहाड़िया जनजाति लोग क्या बोलता है, महतो और प्रधान बोलता है। पहाड़िया जनजाति लोग महतो और प्रधान बोलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है बहुत इंपॉर्टेंट, कवर जनजाति लोग ये सियाना बोलता है, कवर जनजाति लोग सियाना बोलता है, ठीक है। इसके बाद बैगा लोग क्या बोलता है, मुकद्दम बोलता है, बैगा लोग जनजाति को मुकद्दम बोलता है। खोंड लोग क्या बोलता है, गोटिया, खोंड लोग बोलता है गोटिया, याद रखेंगे। खोंड में एक प्रथा पाया जाता है, मरिहा प्रथा, जिसमें पशु बलि नहीं मानव बलि दिया जाता था। मरिहा प्रथा में अंग्रेज लोग जो है इसको बंद कर दिया था, ठीक है, इसीलिए खोंड विद्रोह हुआ था। क्योंकि जनजातियों में कुछ रूढ़िवादी विचारधारा का जो है, परंपरागत विचारधारा के लोग का मानना है कि नहीं, अगर हम मतलब जो काम कर रहे हैं चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ऐसा तो गलत है कि जनजाति का में देखा जाए तो ये यहाँ पर नर बलि दिया जाता था खोंड में। तो कुल मिलाकर ऐसा जनजातियों का मानना था, ऐसा खोंड का मानना था कि अगर इसको बंद कर दे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए विरोध किया था अंग्रेजों का। कुछ अंग्रेज लोग भी सही काम किए थे, ठीक है, फिरंगी लोग जो है कुछ ठीक काम किए थे, कि जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग का परंपरा था, जैसे सती प्रथा बहुत गलत परंपरा था, उसको ठीक किया। नहीं तो अभी तक महिला लोग जो मर्द मरा तो महिला को भी जाके जला देता था, तो ये गलत होता। लेकिन ये सब प्रथा जो है समाप्त किया गया, तो ये ठीक किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे झारखंड के विभिन्न जनजातियों का और प्रजातियों का समूह। जनजातियों का और प्रजातियों का समूह किस तरह का है, जैसे देखिए सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जनजाति में कौन कौन आता है, संथाली, हो, लोहरा, ठीक है, खड़िया,
फिर भूमिज, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, कोरा पहाड़िया, ठीक है, कोरबा, असुर, बिरहोर, सबर, ये सब आता है किसमें? प्रोटोस्टोलाइड में। और ऑस्ट्रोलाइड में जो है जिसको प्री द्रविडियन बोलते हैं, इसमें मुंडा और करमाली आता है। और द्रविडियन में याद रखेंगे इसमें कौन आता है, तो इसमें मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा उरांव, उरांव, खरवार, उसके बाद महली, मोहली नहीं महली, गोंड, उसके बाद चेरो, चिक बड़ाइत, ठीक है, गोड़ाइत, और उसके बाद बिरजिया, बैगा, बथुड़ी, किसान, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। बेदिया प्रमुख है। तो यहाँ पर जो है ना खाली आपको संथाल हो याद रखना है, खड़िया, भूमिज, ये प्रोटोस्टोलाइड में। ऑस्ट्रोलाइड में कौन है, तो ये मुंडा खाली याद रखना है। और द्रविडियन में आपका ये याद रखना है यहाँ पे उरांव, बस, ठीक है। तो 2-3 चीज़ याद रखना है और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सबसे बड़ा ग्रुप होता है प्रोटोस्टोलाइड ग्रुप। झारखंड में ये पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा जनजातियों का ग्रुप कौन सा है, प्रोटोस्टोलाइड ग्रुप है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के आधार पर देखा जाए तो भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर जो है जनजातियों को हम किस तरह से बांटते हैं। तो झारखंड में भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा जाता है। एक तो भारतीय यूरोपियन भाषा संघ होगा। भारतीय यूरोपियन भाषा संघ जो होता है इसमें हिंदी बोला जाता है, खोरठा, करमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया आता है। भारतीय यूरोपियन भाषा ग्रुप बोलते हैं, यूरोपीय भाषा ग्रुप बोलते हैं। इसमें हिंदी, खोरठा, करमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया आएगा, ठीक है। द्रविडियन भाषा ग्रुप में देखा जाए तो इसमें एक आता है कुड़ुक जो उरांव का भाषा है। एक आता है यहाँ पे माल्टो जो है ये सोरिया पहाड़िया, मतलब माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया की भाषा है। तो माल्टो और कुड़ुक जो है वो द्रविडियन भाषा है, कुड़ुक जो है उरांव का भाषा है, माल्टो जो है सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा है। और ऑस्ट्रिक भाषा ग्रुप, मतलब देखिए ऑस्ट्रिक का मतलब क्या होता है यहाँ जान लीजिएगा। ऑस्ट्रिक का मतलब होता है मुंडा, ठीक है, मुंडा भाषा ग्रुप, मुंडा भाषा ग्रुप, ठीक है, मुंडा भाषा ग्रुप होता है। तो ये मुंडा भाषा ग्रुप ये सबसे बड़ा भाषा ग्रुप है, ऑस्ट्रिक भाषा ग्रुप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा भाषा ग्रुप ऑस्ट्रिक भाषा ग्रुप, सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप तो प्रोटोस्टोलाइड ग्रुप, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे संथाली, मुंडारी, ठीक है, उसके बाद खड़िया हो आता है, इसमें याद रखेंगे। जेपीएससी में भी यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, 4 से 6 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए निषेध या प्रतिषेध, ठीक है, निषेध या प्रतिषेध देखेंगे कि कहने का मतलब होता है कि निषेध अंग्रेजी शब्द जो है ना टेबू से मिल करके बना है, मतलब हिंदी इसका रूपांतरण होता है, याद रखेंगे। और अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले जो टेबू होता था इसमें क्या होता था कि पेलिनेशियन भाषा है ये, ठीक है, पेलिनेशियन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निषेध, नकारात्मक सामाजिक कानून होता है, मतलब कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, नकारात्मक सामाजिक कानून होता है। इसमें जनजातियों का निषेध जो होता है उसमें शक्ति कानून के समान होता है, मतलब ये कानून में जिस तरह का शक्ति होता है कि ये तुमको नहीं करना, अगर करोगे तो सज़ा मिलेगा, उसी तरह से जनजातियों में ये निषेध देखा जाए तो एक प्रकार से कानूनी यहाँ पर व्यवस्था होता है, शक्ति होती है, याद रखेंगे। इसका उल्लंघन करने पर गंभीर सामाजिक और धार्मिक अपराध के रूप में देखा जाता है इसको। अगर आप इसको उल्लंघन करते हैं तो पूरी तरीक़ा से धार्मिक और सामाजिक रूप से आपका यहाँ पर एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए संथाल जनजाति की जो महिला होती है वो मांझी थान में जाना उसका निषेध है। संथाल महिला जो है मांझी थान नहीं जा सकती है, ठीक है। जैसे मुंडा जनजाति की महिला जो है उसमें धान बोना इसका निषेध है मुंडाओं में, मतलब मुंडा समाज की महिलाओं में, ठीक है। उसके बाद छान छप्पर पर चढ़ना इस सबका निषेध है, नहीं चढ़ सकती है। मुंडा महिला दाह संस्कार में जो है श्मशान घाट नहीं जा सकती है, ये भी निषेध है, मतलब जाएगी तो फिर समाज बैठेगा काहे गई थी, ठीक है, काहे गई थी, इस तरह का स्थिति हो जाएगा। और यहाँ पर मुंडा में देखा जाए तो गांव की जो बेटियां होती हैं, मतलब विवाहित जो होती हैं बेटियां, उसको सरहुल प्रसाद खाना निषेध है। तो इस तरह का निषेधात्मक एक प्रकार से व्यवस्था होता है। हो में देखा जाए तो जो महिला होती हैं उनका हल और मतलब हल देखेंगे
और उसके बाद बैल का हल बैल, और उसके बाद ये सब तीर धनुष छूना निषेध होता है। हर बैल तीर धनुष छूना निषेध होता है, नहीं छू सकता है लोग। और असुर का देखा जाए तो असुर जनजाति में मतलब यहाँ पे कुंवारे लोग जो होते हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको केला का पौधा लगाना निषेध होता है। केला का पौधा ये सब नहीं लगा सकता है। तो ये सब निषेधात्मक हो गया, मतलब ये समाज में आपको नहीं करना है। वैसे हल आज भी महिला लोग नहीं छूती है, हल बैल वाला काम नहीं करती हैं, ये याद रखिएगा। वो सब पुरुष ही करती हैं, पुरुष करते हैं, करती नहीं है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, ठीक लगेगा देखने में, नहीं तो पता चलेगा टोटम टेबू कुछ और दिख रहा है। तो ये करने घूम गया यार, सीधा सीधा रहो ना भाई, इसको सीधा रखने का ज़रूरत है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग समझते चलिएगा। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और प्यार से ही ये चल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रतीक, ठीक है, टोटम इसको बोलते हैं। तो प्रतीक का स्थिति देखते हैं क्या क्या, मतलब ये इसमें कुछ क्या प्रतीक है। अंग्रेजी शब्द देखा जाए टोटम जो है ना, ये इसका अर्थ होता है विश्वास। टोटम होता है, इसका अर्थ होता है विश्वास। अंग्रेजी शब्द टोटम का अर्थ विश्वास होता है, जिसका संबंध जो है वो गोत्र से होता है। टोटम का संबंध गोत्र से होता है। टोटम सर्वप्रथम देखा जाए तो जे लॉन्ग्स जो है 1791 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन से ग्रहण किया था। रेड इंडियन जो है ना, वो उत्तरी अमेरिका में जो निवासी लोग रहते हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप नाम सुने होंगे कोलंबस का, ठीक है। तो कोलंबस खोजा था, तो कोलंबस अगर खोजा था तो कुल मिलाकर वो सोचा था कि भारत खोजल जाएंगे तो भारत में करिया गोर सावले सब मिलेगा, और वो चल गया उधर उत्तरी अमेरिका के तरफ में उल्टा, तो वहाँ लाल लाल कलर का लोग दिखा, तो वही सबको वो रेड इंडियन कह दिया। बोला कि हम तो करिया गोर सावर खोज रहे थे, ये तो मतलब यहाँ पर मिल गया एकदम पूरा एकदम लाल लाल मिलता है, तो भाई लाल लाल मिलता है उसको रेड इंडियन कह दिया। तो उत्तरी अमेरिका वाले इनको रेड इंडियन कहा था। तो वहीं पर जे लॉन्ग्स ने ये मतलब 1791 में इस शब्द लाया था टोटम, याद रखेंगे। टोटम 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। गोत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, और व्यक्तिगत टोटम भी होते हैं, ठीक है। गोत्र के सदस्यों में देखा जाए तो यहाँ पर टोटम को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। गोत्र में टोटम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है सदस्यों में, याद रखना है। और टोटम में क्या क्या रखा जाता है, तो जीव जंतु, पेड़ पौधा, इसको शामिल किया जाता है टोटम में, जिसको मारना, पूरी तरीक़ा से काटना मारना निषेध होता है। जैसे जीव जंतु को काटना और मारना जो होता है, जीव जंतु को मारना और पेड़ पौधों को काटना निषेध होता है, याद रखेंगे। मतलब काट नहीं सकते ना मार सकते हैं। जैसे बंदर को मान लिए हैं कि ये टोटम मान लिया लोग, तो फिर बंदर को आप नहीं मार सकते हैं। अगर कबूतर को मान लिया तो कबूतर को वो जनजाति लोग नहीं खाएगा, ऐसा होता है। चलिए देखिए संथाल में देखा जाए तो सोरेन गोत्र जो हैं, जो सोरेन गोत्र, हेमंत सोरेन है, तो संथाल हैं वो। सोरेन गोत्र जो है वो पक्षी में देखा जाए तो पक्षियों को मारना उस सब में निषेध है। पक्षी को नहीं मारता है सोरेन वाला, क्योंकि सोरेन गोत्र, सोरेन जो जाति हैं, मतलब कुल मिलाकर के संथाल में वो सब का पक्षी गोत्र है। तो पक्षी जो है उसको टोटम मानता है, तो उसको नहीं मार सकता है। उरांव में एक लकड़ा है, ठीक है। लकड़ा देखेंगे तो उरांव में देखने को मिलेगा गोत्र है, उसमें बाघ को नहीं मारना है, ठीक है। बाघ को नहीं मारता है। वैसे भी बाघ को कौन मार पाएगा, बाघ मारने जाएगा अपने मर जाएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मुंडा में देखा जाए तो मुंडा में होरो है, ठीक है। होरो है, ये गोत्र है, इसमें सांप को नहीं मारना है। मतलब होरो, मुंडा में एक होरो जाति है, उसमें गोत्र है सांप, तो सांप को नहीं मारना है, ठीक है। हो जनजाति में पुरता गोत्र है एक, मतलब यहाँ पर हो जनजाति में एक जाति है पुरता, इसमें चूहा को नहीं मारना है, ठीक है। चूहा को नहीं मारना है, निषेध है। इसके बाद असुर जनजाति में देखा जाए तो बैगा एक जाति है, इसमें गोत्र जो है मेढक, तो मेढक को नहीं मारना है। करमाली जनजाति में देखा जाए तो खाल खोहार, ठीक है। खाल खोहार ये जाति है, इसमें गोत्र है इसका साल वृक्ष, तो साल वृक्ष को काटना निषेध है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा,
यहाँ पर जितना भी बोले वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल से समझा दिए हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, यहाँ से देखते हैं जनजातियों, झारखंड की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा। देखिए झारखंड की देखा जाए, झारखंड की खड़िया जनजाति का सबसे अधिक जो है वो क्या हुआ है, तो सबसे अधिक जो है इसमें ईसाईकरण हुआ है, इसीकरण नहीं, ईसाईकरण, यही चीज़ है ना, सब गड़बड़ लिखा जाता है कुछ कुछ, ये सब गूगला का काम है। गूगला को बोलेंगे ईसाई, नहीं जानेगा तो लिखेगा इसी या इस, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ईसाईकरण यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है, याद रखेंगे। यह जो है ना, वैसे गूगला से बहुत प्यार होता है, कुल मिलाकर के गूगले तो सब आप लोग तक हमको पहुँचाया है, हमको आप लोग से जोड़ता है, ये सब गूगला करता है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं उसका कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एक दिन वो बेचारा खाना पीना बंद करके सो गया तो ये पूरा विश्व सो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो बेचारा अपना काम करते रहता है, ठीक है, जो भी करता है। चलिए, तो यह जो है ना, ये देखा जाए सर्वाधिक गुमला में देखने को मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा झारखंड में ईसाईकरण जो हुआ है वो किसका हुआ, खड़िया जनजाति का, और गुमला में सबसे ज़्यादा संख्या इसका है। एक नंबर ये बात हुआ, एकदम फैक्ट बात हुआ, बहुत ज़रूरत का बात हुआ। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जो है ईसाईकरण खासी जनजाति का हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा गारो खासी जनजातियाँ, मेघालय में पर्वत भी है, जनजाति भी है, तो वहीं पर खासी जनजाति है, उनका सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है जनजाति में वो उरांव जनजाति का है। अगर देखा जाए तो सबसे विकसित जनजाति भी उरांव ही है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर है झारखंड की जो संथाल जनजाति है, उसमें देखा जाए तो संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में शामिल किया गया है, और संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है, जिसका निर्माण रघुनाथ मुर्मू ने किया था। और जनजातीय विश्वविद्यालय जो है वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में बन रहा है, बन गया है, कुल मिला के वो अब चालू भी हो गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी है, और ओलचिकी लिपि देखा जाए तो उसका विकास जो है 1941 ईस्वी में, जिस समय रांची एयरपोर्ट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बना था, उस समय इसका निर्माण हुआ था, रघुनाथ मुर्मू ने किया था, उड़ीसा से संबंधित हैं, उड़ीसा के व्यक्ति हैं। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा पाया जाता है, पसरी प्रथा पाया जाता है जिसमें हल बैल दे करके, और हल बैल दे करके यहाँ पर पूरी तरीक़ा से मतलब किसान को या कृषि कार्य में मदद किया जाता है। जैसे हमारा भी एक बार बैल जो है वो काम करना बंद कर दिया था, मतलब ये बहुत पहले 15 साल के पहले का बात है। तो उस समय जब दादाजी थे तो उनका उरांवों के साथ अच्छा दोस्ती था, तो जब हमारा बैल ठोस गया था, गांव में बोलते हैं, जब काम नहीं कर पा रहा था, तो उनका दोस्त लोग को जब पता चला ना, 2-3 ठो दोस्त लोग थे उरांव, तो यही पसरी प्रथा के तहत वो सब अपना सब हल बैल दे करके मदद करने आ गया, और खुद रहा 10 दिन का रोपा हुआ तो रोपा मतलब हल बैल को चलाया वही सब, अब पूरा तरीका से रोपा ख़त्म करने के बाद गया था। तो इसको कहते हैं पसरी प्रथा, ठीक है। तो ये पसरी प्रथा, हल बैल दे करके मदद करना, उरांवों में ये प्रथा होता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो है भारत में, ठीक है, भारत में जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 15 नवंबर को देखा जाए 1875 में बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है। अब 15 नवंबर का स्थापना दिवस होता है झारखंड का, लेकिन गौरव दिवस के रूप में मनाने जाने का बात कहा गया है, क्योंकि बिरसा मुंडा भगवान के स्वरूप देखे जाते हैं, और संसद भवन में इनका फोटो भी लगाया गया है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम गहराई से पूछा थी क्वेश्चन, वह पक्का पूछेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1994 ईस्वी में 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय वर्ष घोषित किया था, इसीलिए 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस मनाते हैं। तो 9 अगस्त को क्या मनाते हैं, 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस, ठीक है, विश्व जनजातीय दिवस मनाते हैं, जनजातीय दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को। याद रखिएगा 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं लायन डे, सिंह, ठीक है, सिंह दिवस। और आप देखेंगे 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और हाथी डे, विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस
12 अगस्त को। और ये सब जनजाति से रिलेटेड है। देखिए 9 अगस्त को यहाँ पर हम लोग मनाते हैं विश्व जनजातीय दिवस, क्योंकि 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय वर्ष घोषित किया था। जैसे देखेंगे 2023 को घोषित किया गया था मिलेट वर्ष, ठीक है, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया था। उसी तरह से 1994 में 9 अगस्त को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जाता है, जनजातीय दिवस, क्योंकि इसी दिन जो है 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनजातीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो याद रखेंगे, कभी पूछ ना दे, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 10 अगस्त को सिंह दिवस मनाते हैं, लायन डे, ठीक है, लायन डे। और 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। हाथी विरासत पशु है भारत का। 10 अगस्त ये 2010 में घोषित हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम जो है जनजातीय, ठीक है, सर्वप्रथम जनजातीय शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। ठक्कर बप्पा ने सर्वप्रथम जनजातीय शब्द का प्रयोग किया था, याद रखेंगे। झारखंड में देखा जाए, झारखंड के जनजाति और गैर जनजाति को यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो देखिए झारखंड की जनजाति गैर जनजातियों को क्या बोलते हैं, तो ये दिकू बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो बाहर के हैं, मतलब यहाँ के गैर जनजाति हैं, उनको दिकू नहीं बोला जाता है ये, जबकि जो बाहर के हैं उसको क्या बोला जाता है, दिकू। देखिए इस तरह समझिए, जो जनजाति हैं वो जनजाति क्या बोलते हैं, तो यहाँ जो गैर जनजाति रहे हैं यहीं बसे हैं उसको सदान बोलता है, ठीक है। झारखंड के जनजाति लोग यहाँ जो बसे हैं, मतलब मूल रूप से यहीं से गैर जनजाति बसे हुए थे, सदान बोला जाता है। और जो बाहर से आए, अब बाहर से आए उनको दिक्कू बोला जाता है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ बसा तो उसको दिक्कू कहा जाएगा, और जो जन्म जाति यहीं का है उसको सदान कहा जाएगा। तो सदान और दिक्कू में अंतर है, सदान दिक्कू और जनजाति, तो जनजाति सदान दिक्कू, याद रखेंगे, ठीक है। झारखंड के जनजाति का जो खास देखा जाए तो इसके पश्चात देखा जाए झारखंड की जनजातियों का खास करके पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, खास करके पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा जो जैन धर्म है, जैन धर्म को मानने वाले को सरक कहता है यहाँ के लोग। पश्चिमी सिंहभूम में हो लोग ज़्यादा मिलेगा, तो हो लोग जो पश्चिमी सिंहभूम में है वहाँ पर मतलब देखेंगे बेनू सागर वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर जैन धर्म का मंदिर हुआ करता था, जैन धर्म का वहाँ पे अवशेष भी मिला है। लेकिन शशांक पूरा तरीका से जैन बौद्ध को तंग किया था, तबाह कर दिया था, तो मंदिरवा तोड़ करके यहाँ पर शिव मंदिर बना दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो जनजाति लोग पश्चिमी सिंहभूम में रहते हैं वो जैनियों को सरक बोलते हैं। सरक कहने का मतलब एक प्रकार से चुभने वाला कांटा होता है, मतलब गांव में बोला जाता है कि सरक चुभ गलौका रे, तो मतलब गंगवा में ऐसा बोलता है कि पैरवा में कुछ चुभ गलौका जो गड़ रह लो, ऐसे। तो इस तरह का स्थिति होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब ये संविधान में देखा जाए, संविधान में अनुसूचित जनजातियों को यहाँ पर उल्लेख किया गया, परिभाषित किया गया 342 अनुच्छेद में, याद रखेंगे। 342 में यहाँ पर मतलब बताया गया जनजातियों के बारे में। पत्थलगड़ी आंदोलन बहुत फेमस है, खुट्टी उट्टी क्षेत्र में होता है। तो पत्थलगड़ी आंदोलन जो है ना गुजरात से प्रभावित है, गुजरात से प्रभावित है। पत्थलगड़ी आंदोलन काफ़ी प्रचलित है, याद रखेंगे। हमारे यहाँ खुट्टी क्षेत्र में ये पत्थलगड़ी आंदोलन देखने को मिलेगा जनजातियों में। झारखंड में आदिवासी जो है वो शांति हेतु जो है वो पौराणिक पात्र देखा जाए तो महिषासुर की पूजा करते हैं, महिषासुर की पूजा ये सब करते हैं, मतलब शांति के लिए, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे जनजातियों में एक मरीहा प्रथा पाया जाता है, वो बताए थे। खोंड जनजाति में मरीहा प्रथा पाया जाता है जिसमें नर बलि की प्रथा था। बाद में हार्डिंग जो है इसको बंद कर दिया था, फिर से खोंड विद्रोह हुआ था कि नहीं चालू रहने दिया जाए, हम लोग का भगवान नाराज हो जाएगा, तो इस तरह का। लेकिन अंग्रेज लोग बोले नहीं, ये गलत बात है, बच्चों का बलि देना सही नहीं है, ठीक है। अब जिसके घर का बच्चा का बलि दिया जाता होगा कितना कैसा लगता होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड की सबसे प्राचीनतम आदिम जो जनजाति है असुर है, सबसे प्राचीनतम आदिम जनजाति असुर है। झारखंड में करमाली जनजाति दामोदर नदी की पूजा करते हैं। झारखंड की करमाली जनजाति जो है वो किसकी पूजा करते हैं, तो ये याद रखेंगे दामोदर नदी की पूजा करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी जनजाति संथाल है।
और ये संथाल देखा जाए तो ये व्यवस्था पूरा तरीका से कहाँ से लिया है, तो सोरिया पहाड़िया से अपना शासन व्यवस्था लिया है। तो सोरिया पहाड़िया से शासन व्यवस्था ग्रहण किया है सबसे बड़ी जनजाति, ये भी हम पहले बता चुके हैं। झारखंड के ये व्यक्ति हैं, झारखंड के जुएल लकड़ा पहले व्यक्ति थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार इनको जुएल लकड़ा को प्राप्त हुआ है। ये आपका सिमडेगा में क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है। 1963 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। बहुत लोग 1947 बता देता है, ठीक है, कि 1947 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। भाई पद्मश्री पुरस्कार जो है ना 1954 में चालू हुआ है, तो 1947 में कैसे मिलेगा, मतलब पहले मिल जाएगा, बाप से पहले बेटा आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है पद्मश्री पुरस्कार बना है, कुल मिलाकर स्थापना हुआ था, मिलना प्रारंभ हुआ था 1954 में। तो 1963 में इनको जुएल लकड़ा को मिला था, और ये पहले व्यक्ति हैं झारखंड के क्षेत्र से जिनको ये प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। अल्बर्ट एक्का को सब जानते हैं। अल्बर्ट एक्का झारखंड के पहले वीर सपूत थे जिनको मिला था परमवीर चक्र मिला था, गुमला से संबंधित हैं। और ये देखा जाए तो अंडोमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा, ठीक है, रखा गया है, रखा जाएगा क्या, रखा गया है। तो अल्बर्ट एक्का गुमला के हैं, परमवीर चक्र पाने वाले झारखंड के एक ही मात्र व्यक्ति हैं। अंडोमान निकोबार में एक द्वीप का नाम इनके नाम पर रहेगा, ठीक है। जनजातियों का नायक देखा जाता है, महानायक बिरसा मुंडा को कहा जाता है। इनको धरती आबा भगवान भी कहा जाता है। मतलब 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। ये देखा जाए तो जनजातीय नायक के रूप में जाना जाता है। 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। 25 साल की उम्र में ये ऐसा काम कर गए थे जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए संपूर्ण भारत में जनजातियों का लोकसभा में सीट कितना है, तो संपूर्ण भारत में कितना लोकसभा सीट है, तो याद रखेंगे 47। और भारत में देखा जाए तो ये अगर भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। और एक बात यहाँ पर है कि जनजाति में देखा जाए तो दफनाया जाता है लोगों को, ठीक है, इसमें इसको दफनाया जाता है, उसको शासन बोला जाता है, ठीक है, शासन बोला जाता है। मुंडा जनजाति स्वयं को होरको बोलते हैं, ठीक है, होरको मुंडा जनजाति लोग स्वयं को बोलते हैं। लोग को ये ध्यान में रख लेना है कि जो भी डाटा यहाँ पर लिया गया है वो सारा डेटा हम बात कहाँ पे करेंगे, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बात करेंगे कि 2011 का जनगणना के अनुसार यहाँ क्या स्थिति बना है, उसके अनुसार देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2021 वाला अभी तक जो है आया नहीं है, जितना सर्वे जो यहाँ पर जनगणना हुआ है उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी इसी को आधार मान करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है 2011 का जनगणना। अब आगे यहाँ देखते हैं, सबसे पहला है अनुसूचित जाति के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या कितना है, तो कुल जनसंख्या कितना है, तो याद रखेंगे 39,85,644 39,85,644 इसकी क्या है, तो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या अनुसूचित जाति का, ठीक है। राज्य में देखा जाए तो राज्य में कुल इसका अगर प्रतिशत कितना है, तो कुल प्रतिशत कितना है 12.1%। कितना प्रतिशत है, 12.1%। मतलब झारखंड में जितना आबादी है उसका 12.1% कौन लोग हैं, तो अनुसूचित जाति, मतलब इसको बोलते हैं एससी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं, तो याद रखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में इनकी आबादी है 20,43,458 20,43,458, ये हो गया इसका ग्रामीण आबादी। शहरी क्षेत्र में कितना लोग रहता है, 19,42,186 19,42,186, ये याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अगर संख्या देखा जाए तो कितना है, तो 79.11%, 79.11% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। याद रखेंगे कौन लोग, अनुसूचित जाति लोग, मतलब एससी लोग, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर रहता है, यहाँ पे देखा जाए तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, अगर संख्या देखा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो संख्या है वो कहाँ पर है, पलामू में। पलामू में है कितना, तो याद रखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, पलामू में कितना है, तो 5,36,4
5,36,382, 5,36,382 इनकी संख्या है पलामू में। इसीलिए जो पलामू का एक अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए अगर देखा जाए तो एससी के लिए एक लोकसभा जो क्षेत्र है, लोकसभा जो सीट है, वो लोकसभा का सीट जो है वो आरक्षित है। तो पलामू के लिए जो लोकसभा सीट आरक्षित है, क्यों? क्योंकि इसकी संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो याद रखेंगे एक ही सीट है जो मतलब लोकसभा सीट जो पलामू है वो एससी के लिए रिजर्व है। और यहाँ एससी का जो संख्या कितना है, एसटी हम शायद बोल दिए होंगे गलती से, तो एससी का संख्या कितना है, तो यहाँ पर 12.1% है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला जो आगे इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति का प्रतिशत है वो 5 जिला में कहाँ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो चतरा में है 32.7%। ये पूछ सकता है, चतरा का चौकीदार का एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखेंगे यहाँ कितना है, तो ये है 32.7%। सर्वाधिक प्रतिशत में चतरा में है, कौन लोग? एससी लोग। ठीक है, उसके बाद पलामू में है कितना है, तो 27.65%, 27.65%। गढ़वा में कितना है, तो तीसरा नंबर में गढ़वा में 24.19%, लातेहार में 21.31%, हजारीबाग में 17.5%। तो याद रखेंगे इस तरह से ये 5 जिला हम बताएं, और अभी इत्तेफाक से ये पांचों जिला में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हजारीबाग में एससी कितना परसेंट है, 17.5%। लातेहार में भी नहीं हुआ है तो वहाँ भी पूछा जा सकता है कितना परसेंट है, तो 21.3%। गढ़वा में कितना परसेंट है, तो 24.19%। पलामू में तो ये 27.65%, और सर्वाधिक जो प्रतिशत में 32.7% कहाँ पर है, तो ये चतरा में है। ये क्रम याद रखिएगा 1 2 3 4 5 ऐसे, क्योंकि यही पूछा जाता है। जैसे सिमडेगा वाला हम पूछा गया था ना कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में दूसरा नंबर में कौन आता है अनुसूचित जाति में, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में, तो उसी सिमडेगे का नंबर था। पहला नंबर में खुट्टी, दूसरा नंबर में सिमडेगा, तो बहुत लोग गड़बड़ कर दिया था। इसी तरह से यहाँ ई जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों का संख्या कम है, तो एससी पूछेगा, एससी किस में दूसरा नंबर में है, कौन तीसरा नंबर में कौन है, चौथा नंबर में कौन सा जिला है, तो ये पूछ सकता है, ये चौकीदार वाला। और बाकी सेंट्रल का देंगे तो भाई जैसे सेंट्रल का मतलब नहीं, मतलब यहाँ पर राज्य का देंगे कोई भी एग्जाम तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति का जो वाला अगर जिला कौन सा है, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला मतलब एससी न्यूनतम कहाँ है, लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा में वैसे सबसे कम जो जनसंख्या है लोहरदग्गे का है, ठीक है, उसमें भी एससी का संख्या सबसे कम है लोहरदग्गा में 15,330 लोग ही मात्र यहाँ पर एससी हैं, मतलब अनुसूचित जाति हैं। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बोला जाए कि न्यूनतम कहाँ पर है, तो पाकुड़ में है। अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहाँ पर है, पाकुड़ में, मात्र 3.2% पाकुड़ में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकुड़ में अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जातियों का संख्या कितना परसेंट है, तो 3.2% पाकुड़ में ये पूछ सकता है एग्जाम में। इसीलिए जिला वाले बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आगे बनेगा क्या, उसको देखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, अनुसूचित जाति की जो संख्या के दृष्टि से देश में इसका स्थान कितना होता है, तो अनुसूचित जाति के दृष्टि से देखेंगे, संख्या की दृष्टि तो इसका स्थान कितना है, तो ये 14वां स्थान आता है। लेकिन यही अनुसूचित जाति का प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो प्रतिशत की दृष्टि से 19वां स्थान। प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा देश में, मतलब जो है अनुसूचित जाति का कितनावां स्थान आता है हमारे राज्य में, तो हमारे राज्य का, तो याद रखेंगे 19वां। हमारा राज्य जो है वो प्रतिशत के दृष्टि से देखेंगे अनुसूचित जाति वाला में, तो वो 19वां नंबर में आएगा। और हमारा राज्य अगर संख्या की दृष्टि से देखेंगे अनुसूचित जाति का, तो वो 14वां नंबर में आता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति में सर्वाधिक शिक्षित है धोबी। ठीक है, अनुसूचित जाति अगर टोटल पूछा जाए तो कितना है, तो याद रखेंगे 22 अनुसूचित जाति हैं। ठीक है, हमारे यहाँ उसमें से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग धोबी लोग है, बड़ी सारा टीचर मिलेगा आपको। ठीक है, रजक लोग जो होता है ना, बहुत ज़्यादा टीचर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन है,
तो धोबी लोग है। और टोटल अनुसूचित जाति कितना है, तो एससी कितना है, तो 22 यहाँ पर एससी है, याद रखिएगा। तो ये जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हम सब यहाँ पर बताने का प्रयास किए, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। अब झारखंड का जो है अनुसूचित देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जनजाति शब्द जो है, जनजाति शब्द किसने दिया था, ठक्कर बप्पा ने। ठक्कर बप्पा ने अनुसूचित जनजाति शब्द दिया था, ठक्कर बप्पा ने। और अनुसूचित जाति जो एससी हैं उनको हरिजन कौन कहा था, तो महात्मा गांधी ने। हरिजन मतलब हरि मतलब भगवान का वो सब जन है, ठीक है, उनका वो पुत्र हैं, तो ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। हरिजन, हरिजन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और जनजाति शब्द किसने दिया था, तो ठक्कर बप्पा ने दिया था। ठक्कर बप्पा ने ठोक के दिया था अनुसूचित जाति शब्द। देश में देखेंगे ना तो अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति एससी देश में कितना है, तो याद रखेंगे देश में इनका 16.5% के आसपास है, ठीक है इनका। और अगर इनका जो है ना लोकसभा में सीटों की संख्या देखेंगे तो 84 है, ठीक है, 84 सीट है लोकसभा में। अभी जो है 104वां संविधान संशोधन के तहत ये एससी एसटी का जो है आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। अभी आरक्षण के लेकर के मामला भी बड़ी गंभीर है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि कुछ मतलब क्षेत्र में इनका आरक्षण जो है समाप्त करने का बात कर रहा है, इसीलिए, ठीक है, नहीं आरक्षण नहीं दिया गया है इसलिए, ठीक है, समाप्त करने का बात तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 साल के लिए 104वां संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये टोटल प्रतिशत है अनुसूचित जाति का। अगर इसी तरह से पूछा जाए अनुसूचित जनजाति शब्द किसने दिया था, तो ठक्कर बप्पा ने दिया था। अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है पूरा देश की आबादी का, 8.6% के आसपास में, ठीक है। ये टोटल जो प्रतिशत है अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एसटी का कितना है, 8.6%। इसीलिए लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा में अगर देखा जाए तो इसके सीटों की संख्या कितना है, 47, ठीक है, 47 इसके सीटों की संख्या है। तो ये सब याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करने का। अब देखिए झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अब अनुसूचित जनजाति का पूरा डिटेल देखते हैं। देखिए पहला कुल आबादी इसका कितना है अनुसूचित जनजाति का, तो अनुसूचित जनजाति का आबादी है 86,45,042, 86,45,042, 86,45,042 है, ये याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं राज्य की कुल जो आबादी है उसका कितना प्रतिशत है, तो 26.2%, 26.2% इसकी आबादी है, किसकी, तो एसटी का। एसटी का आबादी टोटल हमारा जितना झारखंड का आबादी है उसका 26.2% यहाँ इसकी आबादी है, याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष आबादी का बात करें, जनसंख्या कितना है, तो पुरुष जनसंख्या यहाँ देखा जाए तो कितना है, 43,15,407, 43,15,407। अब महिलाओं की जनसंख्या कितना है, 43,29,635, 43,29,635 मतलब 35 क्या है, महिलाओं की संख्या है अनुसूचित जनजाति। आप अच्छे से देखेंगे तो महिलाओं की संख्या जो है ना पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें डोरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, दहेज प्रथा नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ तो लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी बनता है, तो वो सब का एक अलग अलग दाम रखा जाता है, ठीक है। डॉक्टर ऐसे मतलब मोल भाव किए चलेगा, रिक्शा में लेकर के, ऑटो में लेकर के, कि डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब दूल्हा डॉक्टर, इंजीनियर, तो सब ऊपर से छतवा से महिला पूछती है डॉक्टर के भाव, तो डॉक्टर 1 करोड़, तो अच्छा 1 करोड़ नहीं तो बहुत ज़्यादा रेट है, तो ये लगा दो मतलब पीजीटी टीचरवा के, तो अच्छा एकर 50 लाख है, अरे बाप रे बाप, ये भी बड़ी भाव है। तो फिर अच्छा वो लाइव असिस्टेंट वाला, तो लाइव असिस्टेंट वाला का तो 20 लाख उकरो है, बड़ी भाव, आजकल महंगाई चल रहा है, लड़का का भाव। तो भाई इस तरह से फिर उसके बाद मतलब इस तरह का मोल भाव होता है मार्केट में। आईएएस अधिकारी है 2 करोड़, इस तरह, तो ये इस तरह का भाव होता है, मतलब बेचा जाता है लड़कों का। तो ये सौदा यहाँ नहीं होता है, जनजातियों में ये सौदा नहीं होता है, तो इसीलिए महिला लोग ज़्यादा है
अब पुरुष लोग कम है। अभी भी लिंगानुपात को बैलेंस करना, डोरी सिस्टम को खत्म कर दीजिए, दहेज प्रथा को खत्म कर दीजिए, देखिए तुरंत जो है महिलाओं की संख्या धड़धड़ा के बढ़ जाएगा, लड़कों का संख्या धड़धड़ा के कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मतलब हमारे समाज में ये कुरीतियां मतलब बहुत व्याप्त है दहेज सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। देखिएगा ना, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात कितना है, देखिए 1003 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की संख्या है। सोचिए, ये उलट नहीं गया पासा, 3 लड़कियों का ब्याह नहीं होगा, मतलब कि यहाँ 1003 महिलाएं हैं और उस पर 1000 पुरुष है। ये है लिंगानुपात इनका, किनका, जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, एसटी का, ठीक है, एसटी का ये लिंगानुपात है। इसी कारण यहाँ देखिए पुरुष कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा दिमाग में। ग्रामीण आबादी अगर देखा जाए ना तो इनका कितना है, तो ग्रामीण आबादी देखा जाए तो 78,68,150 78,68,150 लोग जो है वो गाँवों में निवास करते हैं, मतलब पूरा तरीका से गांव में रहते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ग्रामीण आबादी इनका कितना है, तो 91.01%, 91.01%, मतलब 91% याद रखिएगा, 0.1 गोली मारिए, ठीक है। 91% जो है ना, 91% आबादी गाँवों में रहता है ये सब, ठीक है। और इसमें एक मतलब 9% केवल शहर में रहता है। शहर में कितना है, तो शहर में 9% आबादी रहता है मात्र, मतलब ये अनुसूचित जनजाति, ठीक है। इसीलिए सबको ये बहुत पिछड़ा हुआ है, इस सबको आगे बढ़ाने की दरकार है, ज़रूरत है, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा है 2-4 बार, हम बहुत बार टेस्ट देते थे ना, जेपीएससी का भी टेस्ट में पूछता था कि ये जो है कितना प्रतिशत गाँवों में निवास करता है, तो 91%, शहर में 9% मात्र निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शहरी जनसंख्या कितना है एसटी का, तो 7,76,000, ठीक है, 892, ये इसकी शहरी आबादी है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर देश का जो कुल जनजाति है उसमें झारखंड राज्य का जो जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो झारखंड राज्य के जनजातियों का प्रतिशत देखेंगे तो ये है 29 नहीं, मतलब कि 8.29%। झारखंड का जो स्थान आता है, तो कुल मिलाकर जनजातियों का भी देखेंगे कि इसका पोजीशन क्या है। तो देश में कुल जनजाति है, उसमें से झारखंड राज्य की जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो 8.29% है। ये सीधे याद रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो बता दिए कि 91% है। शहरी क्षेत्र में जो है, शहरी जो है उसमें कितना है, तो 9% है, ये बता दिए। अनुसूचित जनजाति का बात कर रहे हैं यहाँ पे। साक्षरता दर देखेंगे तो 57%। आप 57.1 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 57% याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता दर जो जनजातियों में है 68.2%, 68.2%, महिला साक्षरता दर देखा जाए इस सब में तो कितना है, तो 46.2%, 46.2% है, ठीक है। साक्षरता दर में अगर सबसे अच्छा कंडीशन देखा जाए तो किसका है, तो सिमडेगा का। अनुसूचित जनजाति में बोल रहे हैं, एसटी में। वैसे तो रांची में सबसे अच्छा है, लेकिन सिमडेगा का साक्षरता दर सबसे अच्छा है। 68.8% यहाँ पर साक्षर हैं। दूसरा नंबर में गुमला में है 63.8%। तीसरा नंबर में लोहरदग्गा में है 63%, मतलब, और खुट्टी में 61.3%। ये जो है अनुसूचित जनजाति का साक्षरता दर में स्थान बता रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर लिंगानुपात पहले भी बता दिए हैं कि 1003 है, 1003 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 1000 है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव बात है। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जो जनजाति है, मतलब एसटी, सबसे ज़्यादा किस जिला में रहते हैं, तो रांची जिला में 10,42,016, 10,42,016 इनकी पूरी आबादी है रांची में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का अगर प्रतिशत, यही वाला पूछा था, ये जो है ना, मतलब सिमडेगा में जो हुआ था, सिमडेगा में भी जो हाल फिलहाल में चौकीदार वाला एग्जाम हुआ है, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत में दूसरा में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पहला में सब लोग जानता था खुट्टी,
कि खुट्टी में 73.3% है, सबको पता था। लेकिन ये जो सिमडेगा में ही 70.8% दूसरा नंबर में आता है। तो बहुत लोग यहाँ रिक्स ले लिया गुमला को, बहुत लोग सिमडेगा को लिया, इसी में ज़्यादातर कंफ्यूजन हो रहा था लोग को। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में किस में है, तो खुट्टी में 1 नंबर में, दूसरा में सिमडेगा में 70.8%, ये दूसरा नंबर में आता है। गुमला तीसरा स्थान में आता है, अनुसूचित जनजाति में तीसरा नंबर में आता है 68.9%। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए, देखिए 73% था खुट्टी में, यहाँ पर 70.8% था सिमडेगा में, और गुमला में 68.9%, और ये देखेंगे मतलब पश्चिमी सिंहभूम में 67.3% और लोहरदगा में 56.9% होगा। तो देखिए ये सब जो जिला में नहीं हुआ है अभी एग्जाम, वो सब जिला वाले इस डाटा को रट लीजिए, जिसका जहां जिला है उस जिला में इसको रट लीजिए, एकदम सीधे के तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जो है वो वाला जिला कौन है, तो ये कोडरमा है। मतलब एसटी का संख्या सबसे कम कहाँ है, 6903, मतलब 6903 व्यक्ति मात्र हैं एसटी कहाँ पे, कोडरमा में। प्रतिशत में भी देखा जाए तो सबसे कम है लोग कोडरमा में 0.93%, और 2000 ईस्वी से 2011 के बीच में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है वो 22% है। तो ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि देश का जो है वो वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है, तो 17.7 ये है कि 17.5 है, आप बताइएगा दशकीय वृद्धि दर, मतलब हमारा देश का, तो उसी के आसपास में, ज़्यादा खराब नहीं है। ठीक है, हमारा देश से ये खराब नहीं है। जनजातियों में इतना समझदारी है कि जनसंख्या को ढंग से कंट्रोल करके रखे हैं। तो 2000 ईस्वी से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है, 22% अनुसूचित जनजातियों में। और अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो स्थान कितना है, अनुसूचित जनजाति के दृष्टि से जो संख्या हमारे देश में है उसमें हमारा राज्य का स्थान अगर देखा जाए तो 6वां होता है। ठीक है, संख्या की दृष्टि से। और अनुसूचित जनजाति में अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो हम 10वें स्थान पर आते हैं। प्रतिशत में हमारे यहाँ जनजाति कितना है उसके दृष्टि से देखा जाए तो ये हम आते हैं 10वें नंबर पर, संख्या में 6ठे नंबर पर आते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश को जो इंक्लूड करके बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो अनुसूचित जनजाति है हमारे यहाँ वो कौन है, संथाल। ठीक है, 31.86%, 31.86% जो है हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति में संथाल लोग केवल है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो आदिम जनजाति में सबसे बड़ा कौन है, तो ये माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जो है 46% है अकेला। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन सा है जो शिक्षित है और विकसित है, तो उरांव। उरांव सबसे विकसित और शिक्षित है। तो ये याद रखिएगा सीधे तौर पर। देखिए 2-3 चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पर। कुल जो अगर पूछा जाए, कुल जनजाति जो है, जनजाति कितना है, तो अभी जो है पुराण को जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 में देखा जाए तो 8 आदिम है। आदिम जनजाति 8 है। इसमें अगर कभी पूछे जाएगा कि सबसे बड़ा कौन हो गया, तो 1 नंबर में माल पहाड़िया। दूसरा में कौन हो जाएगा, आदिम में सोरिया पहाड़िया। ठीक है, सोरिया पहाड़िया। तीसरा में परहिया, और चौथा में कोरबा। ठीक है, कोरबा ये चौथा में, ये आदिम जनजाति है। और अगर ऐसे पूछेगा जनजाति में, ये आदिम जनजाति बताएं, आदिम जनजाति। ठीक है, आदिम जनजाति में अगर हम आपसे ये पूछ दें कि आप हमको ये बताइए कि मतलब नॉर्मल जो जनजाति है, मतलब सिंपल जो जनजाति है, मतलब आदिम उदिम नहीं लगा हुआ है, केवल जनजाति, तो 1 नंबर में सबसे बड़ा है संथाल। ठीक है, संथाल। 2 नंबर में कौन सा है, उरांव, जो सबसे विकसित और सबसे पढ़ा लिखा जनजाति है। फिर उसके बाद 3 नंबर में मुंडा, और 4 नंबर में हो आता है। तो याद रखेंगे जनजातियों का जो सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाला भाषा है ऑस्ट्रिक भाषा। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा, तो याद रखेंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो वैसे जनजाति से संबंधित एक बहुत बड़ा वीडियो हम दिए हैं।
ठीक है, 17-18 पेज का वो PDF है। तो ये सब दिया हुआ है, एक बार जा कर के चैनल प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। एक पुराण जो है जुड़ा है, नया जनजाति पुराण, ठीक है, तो 33 हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये जनजाति से संबंधित जितना ये 2011 के सेंसस में था, जनसंख्या जनगणना में था, तो उसको हम यहाँ पर रखे हैं और सब डाटा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो में 500 लाइक अगर मिलता है, 500 लाइक, ठीक है, तो हम इस वीडियो का PDF जो है वो टेलीग्राम में दे देंगे, ठीक है। तो नीड है कि 500 लाइक आप लोग करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।